हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल इन्फो विथ नर्सिंग। तो देखिए बीटीएस एएनएम नौकरी की तैयारी जो है स्टार्ट हो चुकी है। उसकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ये क्लास 2 है, मिडवाइफरी की क्लास 2 है। क्लास 1 जो है वो अपलोड है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकती है या फिर यहाँ पे आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे भी आप लोग देख सकती है। इस क्लास के अंदर आप लोगों को जितना भी पढ़ाया जाएगा पीडीएफ से, वो पीडीएफ फ्री में मिलेगा। जितना नोट्स है वो फ्री में मिलेगा। और जितने भी टेस्ट है, ये एक तरह का टेस्ट ही है, तो ये सारा के सारा चीज़ आप लोगों को फ्री में मिलने वाला है। यानी कि 1 रुपया भी आपका नहीं लगेगा इसमें। तो इसमें जो है टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एएनएम टेक्निकल क्वेश्चन है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वैकेंसी के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर बीटीएससी 10,709 एएनएम में एग्ज़ाम भी होगा तो उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए बहुत लोग बोलेंगे कि एग्ज़ाम नहीं होगा चाहे, तो देखिए इतना लेट हो रहा है तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि एग्ज़ाम होगा कि क्या होगा नहीं होगा। इसलिए आप लोग पहले से स्टार्ट रखिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कहता है कि सीपीआर का उपयोग प्रायः किस बीमारी के दौरान किया जाता है। तो आप लोगों ये जो है आप लोगों को पूरा 4 ऑप्शन दिख रहा है। इस चारों ऑप्शन में बताइए कि क्या होगा। श्वास अवरोध, न्यूमोनिया, पीलिया और डायरिया। तो यानी कहने का मतलब ये है कि सीपीआर जो है, सीपीआर एक मेथड है, इसका उपयोग किस बीमारी के दौरान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या हो गया, श्वास अवरोध। यानी कि किसी को भी जब वो सांस नहीं ले पाता है, सांस लेने में तकलीफ है, तो वो सीपीआर उसको दिया जाता है। तो चलिए आप लोगों को सीपीआर के बारे में डिटेल में बताते हैं कि आखिर सीपीआर क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ही। 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और सीपीआर भी क्वेश्चन इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका देखिए आप लोगों को लिख देते हैं, क्या होगा, कार्डियोपुल्मोनरी। देखिए DIPULMONARY, कार्डियोपुल्मोनरी रिससिटेशन। देखिए RESUSCITATION, कार्डियोपुल्मोनरी रिससिटेशन। इसका क्या हो गया, फुल फॉर्म हो गया। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। देखिए आखिर सीपीआर क्यों दिया जाता है। देखिए सीपीआर के बारे में आप लोग जानती हो। देखिए जब किसी भी व्यक्ति को अचानक से सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वो बेहोश हो गया हो, वो सांस नहीं ले पा रहा हो, या फिर हार्ट अटैक आ रहा हो, तो उस समय उसको सीपीआर, देखिए आप लोगों को फिगर के माध्यम से दिखाते हैं। तो देखिए ये रहा आप लोगों के सामने फिगर, जो कि इसमें एडल्ट का भी दिया हुआ है और फिर चाइल्ड का और इन्फेंट का भी। तो देखिए अगर सबसे पहले एडल्ट का बात करते हैं, तो एडल्ट को जो है दोनों हाथों से जो सीपीआर दिया जाता है और चाइल्ड को सिर्फ और सिर्फ एक हाथ से, और इन्फेंट को 2 फिंगर से दिया जाता है सीपीआर। और फिर एडल्ट को 2 इंच नीचे जो है दोनों हाथों को पहले ज्वाइंट कर लेते हैं और फिर दोनों चेस्ट के जो है बीचों बीच यहाँ पे रख कर उसके बाद से 2 इंच नीचे दबाना है। और कितना दबाना है, 1 मिनट में कम से कम 100 से 120 बार दबाना रहता है। ठीक है, 1 मिनट में 100 से 120 बार। और 30 बार कंप्रेस करेंगे, यानी 30 बार जब दबाएंगे तो 2 बार जो है मुंह से सांस देंगे, यानी माउथ टू माउथ एयर देंगे। कृत्रिम, इसको हवा भी बोलते हैं, कि कृत्रिम सांस भी बोलते हैं इसको, कि कृत्रिम सांस दिया जाएगा। 30 बार कंप्रेस करेंगे यानी 30 बार दबाएंगे, तो 2 बार जो है कृत्रिम सांस देंगे उसको मुंह से मुंह तक।
और फिर अगर हम चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड को भी एक हाथ से दिया जाता है, चाइल्ड को एक हाथ से, और 2 इंच इसको भी नीचे दबाना रहता है, और इन्फेंट को 2 फिंगर से और मात्र 1.5 इंच ही दबाना रहता है। तो इस तरह आप लोगों को फिगर में समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक गर्भवती महिला में सर्वाधिक परिवर्तन शरीर के किस भाग में होते हैं। तो इसका ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन 4 ठो दिया हुआ है, आप लोग इस ऑप्शन को देखिए। योनि, गर्भाशय, सिर और शरीर के सभी भागों में समान परिवर्तन होते हैं। तो देखिए ये तो ऐसे ही सरासर गलत है कि जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके शरीर में सभी अंग में तो परिवर्तन नहीं होते हैं बराबर मात्रा में। और ये बच्चा देखिए 3 ऑप्शन, तो सिर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ये भी एक बच गया, कट गया, और बचा 2 ऑप्शन, योनि और गर्भाशय। इन्हीं दो में सबको कन्फ्यूजन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, गर्भाशय यानी कि यूट्रस। यूट्रस में ही सबसे ज़्यादा जो है वो परिवर्तन होता है। देखिए एक सामान्य जब कोई फीमेल रहती है तो उसकी यूट्रस की लंबाई कितनी होती है, 7.5 से 8 सेंटीमीटर होती है, और इसका वेट कितना होता है, वेट होता है 50 से 80 ग्राम तक उसका वेट होता है। लेकिन वो जब प्रेग्नेंट होती है तो इस यूट्रस की लंबाई जो है वो बढ़ जाती है। और फिर बात करते हैं कि यूट्रस के जो है कितने भाग होते हैं। तो देखिए यूट्रस का जो है मुख्यतः 3 पार्ट ही होते हैं, और ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक इतना दूर तक, ये क्या हो गया, कार्पस। इसको जो है बॉडी भी कहते हैं, इसका 2 नाम होता है, बॉडी या फिर कार्पस। और इतना जो एरिया है वो है एस्थमस, और ये है सर्विक्स। इसका लास्ट वाला भाग जो है ये सर्विक्स हो गया। तो सर्विक्स को क्या लिखता है, और हिंदी में सर्विक्स को जो है, सर्विक्स को हिंदी में योनि भी लिखता है, ठीक है, और ग्रीवा, सर्विक्स को ग्रीवा लिखता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इसका जो है सर्विक्स का कभी कभी ग्रीवा नाम भी दे देता है। तो ये चीज़ आप लोगों को नहीं भूलना है। देखिए ये जो यूट्रस है, यूट्रस का ये चीज़ आप लोग यहाँ पे देखिए कि ये क्या हो गया, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब हो गया, और यहाँ पे ये इतना दूर का एरिया पूरा क्या हो गया, कार्पस, और फैलोपियन ट्यूब यहाँ से निकला हुआ है। यानी कि कहने का मतलब ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि पूछता है कि ये जो फैलोपियन ट्यूब है वो किससे जुड़ा रहता है। तो ये अगर फैलोपियन ट्यूब अगर डिटेल में पूछे तो यूट्रस का जो ये कार्पस है या फिर बॉडी इसको भी बोलते हैं, तो ये ऑप्शन में दे सकता है कि कार्पस से जुड़ा रहता है कि एस्थमस से कि सर्विक्स से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वो कार्पस से जुड़ा रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि गर्भाशय में मौजूद गर्भाशितु का सबसे सामान्य गर्भ प्रसूति अंग क्या होता है। यानी कि जब कोई प्रसव होता है, प्रसव के दौरान एक शिशु जब निकलता है, यानी कि जब भ्रूण बाहर निकलता है, तो वो सबसे पहले उसका कौन सा अंग दिखता है, यही पूछ रहा है। इस ऑप्शन में सबसे पहले आप लोग बताइए कि चारों ऑप्शन में क्या होगा, ब्रीज, वर्टेक्स, चेहरा, पीठ, कौन सा भाग दिखता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे कितना प्रकार का प्रेजेंटेशन है। यहाँ पे वर्टेक्स दिखाया गया है, यानी वर्टेक्स में क्या दिखता है, वर्टेक्स में सबसे पहले बच्चे का जो है वो सिर दिखता है। अगर ब्रो प्रेजेंटेशन रहेगा तो उसमें जो है बच्चे का जो भौं है वो दिखेगा, और फेस में है तो इसके नाम से ही है फेस, और ब्रो में भी उसके ब्रो मतलब भौं होता है तो उसका भौं दिखेगा, और फेस प्रेजेंटेशन रहेगा तो उसमें भी फेस दिखेगा। तो और एक प्रेजेंटेशन होता है ब्रीज प्रेजेंटेशन। तो ब्रीज में देखिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि ब्रीज कैसा होता है। तो ये जो वर्टेक्स वाला है ना, तो एकदम सेम इसका उल्टा जो है ब्रीज प्रेजेंटेशन होता है, यानी इसमें पहले जो है सिर दिख रहा है और लास्ट में इसका पैर है। लेकिन अगर हम लोग ब्रीज की बात करें तो उसमें सबसे पहले उसका ये वाला पैर वाला भाग दिखाई देगा और लास्ट में ये वाला सिर जो है दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गर्भाशय में मौजूद गर्भाशितु का सबसे सामान्य गर्भ प्रसूति अंग क्या है।
तो वो है वर्टेक्स, यानी कि सबसे पहले उसका सिर दिखता है। यही सबसे ज़्यादा अंग दिखने वाला एक प्रेग्नेंट लेडी का सबसे, अगर उसका बच्चा होता है तो उसमें 100 में अगर ज़्यादातर लोगों की बात करें तो उसमें ज़्यादातर का जो है वो वर्टेक्स दिखता है। ब्रिज भी बता दिए कि ब्रिज में क्या दिखता है, ब्रिज जो है सेम वर्टेक्स का उल्टा होता है। इसमें सबसे पहले जो है वो सिर दिखता है और लास्ट में पैर रहता है, लेकिन ब्रिज में सेम इसका उल्टा, चेहरा से तो चेहरा ही है और पीठ में जो है वो पीठ दिखता है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्या कहता है कि देखिए आरबीसी बनने में मदद करता है तथा जनन व रुधिर के थक्के को भी रोकता है, वह कौन है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि आखिर जो है आरबीसी की बनने में भी कौन मदद करता है और कौन जो है रक्त को थक्का। तो देखिए ये पता हो या ना हो, लेकिन ये सबको पता होगा कि रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है। तो विटामिन ई मदद करता है रक्त को थक्का बनाने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए विटामिन जो मस्तिष्क, धमनियों और रुधिर कोशिकाओं को मजबूत बनाने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12। तो देखिए B12 जो है इसका रासायनिक नाम आप लोगों को कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसका रासायनिक नाम क्या होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा इसका रासायनिक नाम। तो बता देते हैं इसका रासायनिक नाम क्या होगा, साइनोकोबालामिन। इसका विटामिन B12 का क्या हो जाएगा, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। देखिए विटामिन डी का क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए कि विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम क्या होगा। विटामिन सी का क्या होगा, एस्कॉर्बिक एसिड होगा। और विटामिन डी का क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं और फिर से इसको देखिए, इसको याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन पूछता है, ये साइंस में भी आप लोगों को पूछ देगा, यानी नॉन टेक्निकल और टेक्निकल ये दोनों से रिलेटेड है, इसलिए आप लोग याद कर लीजिए। B12 साइनोकोबालामिन, B12 साइनोकोबालामिन, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। ऐसे ही आप लोग 2-3 बार सुनिए, आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर याद हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है। कॉग्लिया, श्रवण नलिका, कर्ण पटही झिल्ली और कर्णपाली, यानी इसको इंग्लिश में पिन्ना कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉग्लिया। तो चलिए कान के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताते हैं कि आखिर कान के कितने पार्ट होते हैं। तो देखिए ये रहा मानव कान, जो कि मानव कान के कितने भाग होते हैं, मानव कान के टोटल 3 भाग होते हैं। आउटर ईयर और फिर मिडिल ईयर और फिर इनर ईयर। जो इतना दिख रहा है ये ब्राउन कलर वाला, ये जो है वो आउटर ईयर हो गया, और ये जो है पर्पल कलर का दिख रहा है ये है इतना मिडिल ईयर, और ये इनर ईयर। और इसी इनर ईयर में जो है वो क्या होता है, कॉग्लिया होता है। इनर ईयर में ही कॉग्लिया होता है जो कि सुनने में मदद करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 8 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी है, सरीसृप, स्तनधारी, मछली और फिर उभयचर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्तनधारी। तो देखिए स्तनधारी में क्या हो जाएगा, उसमें जो है स्तनधारी, यानी यहाँ पे स्तनधारी है, तो स्तनधारी में जो है वो 4 कोष्ठीय जो है वो हृदय होता है। और फिर स्तनधारी यानी स्तनधारी में कौन आ जाएंगे, मानव भी स्तनधारी में आ जाएंगे, और मानव का भी हृदय जो है वो 4 कोष्ठीय ही होता है। देखिए कोष्ठ कहने का मतलब क्या, चैम्बर, यानी इसका नाम कभी कभी चैम्बर भी लिख देगा या फिर कभी कभी कक्ष भी लिख देगा। तो इसमें जो है मानव के हृदय में जो है वो 4 कक्ष होते हैं। यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं, यहाँ पे 4 कक्ष मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पे देखिए लेफ्ट एट्रियम यहाँ पे दिख रहा है, ये जो है वो लेफ्ट एट्रियम है आप लोगों को।
और इधर जो है राइट आर्ट्रियम, यानी कि एक आलिंद जो है वो ऊपर होता है, हिंदी में इसको जो है आलिंद बोलते हैं आर्ट्रियम को। और फिर जो है नीचे रहेगा नीलय, नीचे हो जाएगा नीलय। इतना ये जो है पूरा आलिंद हो जाएगा और इधर नीचे पूरा नीलय हो जाएगा। और ये जो है लेफ्ट यानी कि बायां आलिंद, और इधर हो जाएगा दायां आलिंद, और इधर हो जाएगा बायां जो है वो नीलय, और इधर इधर दायां नीलय। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया ख़त्म और चलते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन में। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निद्रा रोग, निद्रा रोग को क्या कहते हैं, और स्लीपिंग सिकनेस भी इसका इंग्लिश नेम भी कभी कभी दे देता है, नामक बीमारी होती है। यानी निद्रा रोग किससे होती है, तो विटामिन ए की कमी से होती है, कि रक्त में शरीर में कैल्शियम की कमी से, रक्तचाप के बढ़ने से, कि ट्रिपेनोसोमा नाम के एक कोशिकीय जीव से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा नामक एक जीव से होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा हुआ है कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो वो रतौंधी होती है। और कैल्शियम की कमी से क्या होती है, कैल्शियम की कमी से हड्डियों में भी जितना रोग होता है, जैसे कैल्शियमलाइटिस हो गया, या फिर क्वाशियोरकर और मरस्मस जो है, ये सब जो है विटामिन डी बोलिए या फिर कैल्शियम की कमी से ये सब रोग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए इसमें अगला लास्ट क्या है, इनमें से कौन से गुणसूत्रों द्वारा व्यक्ति में क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम होगा। यानी कि देखिए क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम जो है वो एक बीमारी है, जन्मजात बीमारी है, इसका जो है अभी तक कोई इलाज नहीं है। तो इसमें से कौन सा गुणसूत्र है जिसके कारण से वो क्लीनेफेल्टर होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, XXY हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो देखिए जिन लोगों में भी देखिए एक सेक्स क्रोमोजोम होता है, और ये जो है एक 22 जोड़ा क्रोमोजोम, ये मेल और फीमेल दोनों में बराबर होता है, लेकिन टोटल कितना क्रोमोजोम यानी गुणसूत्र होते हैं 46, यानी 22 पेयर जो है यानी 44 जो है गुणसूत्र मेल और फीमेल में दोनों में बराबर होता है। लेकिन सेक्स क्रोमोजोम 2 होता है यानी एक पेयर होता है, और जो है मेल में कितना होता है वो X और Y होता है, लेकिन फीमेल में XX होता है। लेकिन इसमें जो है ये एक बढ़ जाता है क्रोमोजोम, इन लोगों में जिन लोगों में भी क्लीनेफेल्टर जो है वो सिंड्रोम होता है उसमें 47 क्रोमोजोम हो जाएगा। ये जो है यानी कि ये 3 क्रोमोजोम ये बढ़ गया एक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। तो इन्हीं अगर ये 47 जिन लोगों में भी क्रोमोजोम हो जाते हैं वही लोग नपुंसक कहलाते हैं, ठीक है, नपुंसक हो जाते हैं, उसमें मेल और फीमेल दोनों का गुण दिखने लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।